दोस्तों रिसेंटली एक टैक्स पेयर को सेक्शन 143(2) का नोटिस आ गया प्रॉपर्टी की आईटीआर फाइल करने पर। प्रॉपर्टी की आईटीआर जब भी हम फाइल करते हैं तो किसी प्रोफेशनल से या एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से ही फाइल करवानी चाहिए अगर आपको आईटीआर फाइलिंग की नॉलेज नहीं है। सेक्शन 143 का नोटिस जब आता है तो उसमें आपसे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए बोलते हैं। अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन आपके पास नहीं होता है कि आप दोबारा से फाइल कर दें। आपके डॉक्यूमेंट्स में और आपके आईटीआर में कुछ भी वेरिएशन पाया जाता है तो अच्छी खासी पेनल्टी टैक्सेस सब आपके ऊपर लगा दी जाती है। इसीलिए आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपको प्रॉपर्टी की आईटीआर कैसे फाइल करनी है, नोटिस क्यों आया था, क्या रीज़न था, वो भी हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे। और प्रॉपर्टी की आईटीआर फाइल करते टाइम आपको ध्यान देना है कि अगर आपके एआईएस में सेल ऑफ प्रॉपर्टी नहीं दिख रहा है तब भी आपको अपनी आईटीआर में प्रॉपर्टी ज़रूर दिखानी है, क्योंकि आपने ऑनलाइन पैसा लिया होगा, आपके बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और इन केस एआईएस में दिख रहा है तब तो आपको फाइल करना ही है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऑलरेडी जानकारी है कि आपने प्रॉपर्टी की सेल की है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल है आपके स्लैब रेट पर, जिस भी रेट पे आप फॉल करते हैं 20%, 30%। शॉर्ट टर्म के लिए सेल माइनस परचेज का सीधा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए केस अलग है। लॉन्ग टर्म में दो वैल्यूज कैलकुलेट होती हैं। पहला आपको सीधा सीधा लेना है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ परचेज, और दूसरा आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ परचेज को इंडेक्सेशन वैल्यू के साथ कैलकुलेट करना है, और जो भी आपके लिए फेवरेबल साबित होगा वही आईटीआर में कंसिडर होता है। कैसे करना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सीए श्वेता सक्सेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आईटीआर फाइलिंग के लिए अगर हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों जब हम कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, लॉन्ग टर्म गेन है या शॉर्ट टर्म गेन है, ये देखने के लिए हम कंसिडर करते हैं 24 मंथ्स का पीरियड। अगर आपने प्रॉपर्टी को 24 महीने तक होल्ड किया उसके बाद आप सेल आउट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, और अगर आपने 24 महीने से पहले ही प्रॉपर्टी को बेच दिया तो वो शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म आपके स्लैब में ऐड हो जाता है जिस पर कि आपका स्लैब रेट लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फाइलिंग। सबसे पहले इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाएंगे, incometax.gov.in। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है, 26-27 ऑनलाइन मोड। कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, प्रोसीड। आईटीआर 2 सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको शेयर्स के कैपिटल गेन दिखाने हैं या सैलरी दिखानी है तो वो भी आप आईटीआर 2 में दिखा सकते हैं, और इन केस आपकी बिजनेस इनकम है तो आप आईटीआर 3 की फाइलिंग करेंगे। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 कैपिटल गेन के केस में फाइल नहीं होगी। प्रोसीड किया, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। टैक्सेबल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, टिक रहने देंगे, कंटिन्यू। यहाँ पर पहले शेड्यूल्स सेलेक्ट कर लेंगे, इनकम में जाएंगे, सैलरी सेलेक्ट कर लिया, रेंटल वैल्यू दिखानी है तो हाउस प्रॉपर्टी को ले लेंगे, कैपिटल गेन का शेड्यूल ले लेंगे, एक हम 112A ले लेंगे। शेयर्स का अगर कैपिटल गेन दिखाना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पर टिक रहने देंगे, कंटिन्यू करते हैं, स्किप, ओके। ये सारे शेड्यूल्स आप अपने इनकम के अकॉर्डिंग फिल कर लेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन है, शेड्यूल सैलरी का है, हाउस प्रॉपर्टी का है। हम डायरेक्ट आ जाते हैं कैपिटल गेन के शेड्यूल पर, ओके। दोनों केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं, अगर आपको शॉर्ट टर्म गेन हुआ है या लॉन्ग टर्म गेन हुआ है। शॉर्ट टर्म में सबसे पहले आते हैं जहां पर कि आपने प्रॉपर्टी को 2 साल से पहले, 24 महीने से पहले ही सेल आउट कर दिया। इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, एड अनदर। सबसे पहले आपको लेना है डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ ट्रांसफर। यहां से सिस्टम अपने आप कैलकुलेट कर लेता है कि ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। डेट ऑफ सेल हमने ले ली, हमने फाइनेंशियल ईयर 25-26 में सेल आउट किया है। हम मार्च की वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हमने 1 मार्च को सेल आउट कर दिया और हमने इसे परचेज किया था 2025 में। 2025 की वैल्यू ले लेते हैं, मान लेते हैं जून 2025 में हमने इसे परचेज किया था। शॉर्ट टर्म गेन होगा हमारा
फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पर ले लेंगे। मान लेते हैं कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, सेल की है हमने 1 करोड़ में। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1 करोड़। वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी, यहाँ पर आपको वो वैल्यू लेनी है जो एज पर स्टैम्प वैल्यूएशन है। ये वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी? ये आपके सेल डीड में आपको मिल जाएगी, और इसको कभी कभी सेल डीड में मार्केट वैल्यू के नाम से भी दिया होता है। बहुत से लोग इसे स्किप कर देते हैं, इसमें वैल्यू डीड के हिसाब से नहीं दिखाते हैं, और जो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन उन्होंने लिया है उसी को यहाँ पर लिख देते हैं। लेकिन ये गलती आपको नहीं करनी है, और इसी वजह से आया था टैक्स पेयर को नोटिस कि उन्होंने स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी की जो वैल्यू है वो गलत ली हुई थी। स्टैम्प वैल्यूएशन यहाँ पर दिखाने का पर्पस, जो मेन पर्पस है वो ये होता है कि अगर स्टैम्प वैल्यूएशन आपके सेल कंसिडरेशन से 10% से ज़्यादा है, तो जो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहाँ पर माना जाएगा वो आपकी स्टैम्प वैल्यू ही मानी जाएगी। इसीलिए ये वैल्यू यहाँ पर मांगी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी स्टैम्प वैल्यू 1 करोड़ 20 लाख है, मतलब आपके सेल कंसिडरेशन के 10% से ये ज़्यादा है, तो जो फुल वैल्यू आएगी फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन कैलकुलेशन वो स्टैम्प वैल्यू ही मानी जाएगी। लेकिन अगर इन दोनों अमाउंट्स में वेरिएशन 10% से कम का है, मान लेते हैं कि ये है 1 करोड़ 5 लाख, तो जो फुल वैल्यू मानी जाएगी वो आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेल वैल्यू ही मानी जाएगी। स्टैम्प वैल्यू से कोई मतलब नहीं होता है। तो 10% का यहाँ पर जो फंडा है वो आपको ध्यान रखना है। अगर वेरिएशन 10% से ज़्यादा का है तो आपको हमेशा यहाँ पर स्टैम्प वैल्यू ही लेनी है, और अगर वेरिएशन 10% से कम का है तो आप सेम वैल्यू यहाँ पर उतार सकते हैं। डिपार्टमेंट के पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, क्योंकि आप प्रॉपर्टी का एड्रेस भी देते हैं, वहाँ से उन्हें पता चल जाता है कि इस प्रॉपर्टी की कितनी स्टैम्प वैल्यूएशन है या कितनी मार्केट प्राइस है, और आपने अपने आईटीआर में कितनी मार्केट प्राइस दिखाई हुई है। अगर यहाँ पर आप गलत फिगर्स लेते हैं तो जो भी इसका डिफरेंस अमाउंट होगा, उस डिफरेंस अमाउंट को आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानकर उस पर टैक्स लगा दिया जाता है। जिस भी स्लैब में आप आते हैं 20% 30%, उस हिसाब से टैक्सेस की कैलकुलेशन हो जाती है, पेनल्टी लगा दी जाती है, और उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज कर लिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस केस में देखें, यहाँ पर सेल वैल्यू है 1 करोड़ रुपए की। मान लेते हैं कि इसकी स्टैम्प वैल्यू थी 1 करोड़ 20 लाख की, लेकिन आपने 1 करोड़ 20 लाख नहीं दिखाया, आपने सिर्फ 1 करोड़ ही दिखाया। तो जो डिफरेंस अमाउंट है 20 लाख का, उस पर टैक्सेस की कैलकुलेशन हो जाती है। उसे आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स मानकर उस पर जो भी टैक्स स्लैब में आप आ रहे होंगे 30%, तो 30% का टैक्स लगा देंगे। 20 लाख का 30% हो गया 6 लाख। 6 लाख पर इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा खासा चार्ज कर लेंगे, पेनल्टी भी लगा देंगे, तो काफ़ी हैवी अमाउंट हो जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि स्टैम्प वैल्यू कितनी है प्रॉपर्टी की, इस पर आपको खास फोकस रखना है। नेक्स्ट हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब आपको दिखानी है कॉस्ट ऑफ परचेज। 1 करोड़ में हमने सेल आउट की है, और हमने खरीदी कितने में थी? मान लेते हैं कि हमने 75 लाख में प्रॉपर्टी खरीदी थी। 25 लाख का हमारा प्रॉफिट है। सेव कर देंगे। यहाँ पर आपको बायर्स की डिटेल्स देनी पड़ेंगी कि किसे आपने प्रॉपर्टी को बेचा है, किसने खरीदा है, उस व्यक्ति की आपको यहाँ पर डिटेल सारी देनी होंगी। नेम ऑफ द बायर, पैन ऑफ द बायर, आधार नंबर, अमाउंट कितना है, एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी। और यहाँ पर जो आप एड्रेस देंगे उसी एड्रेस से डिपार्टमेंट को पता चल जाता है कि प्रॉपर्टी की असल में मार्केट वैल्यू कितनी है। और दोस्तों, छोटे मोटे जो कैपिटल गेन के आईटीआर्स होते हैं उन पर नोटिसेस बहुत कम आते हैं। जो मेन फोकस रहता है नोटिसेस का वो रहता है प्रॉपर्टी आईटीआर, या फिर जहां पर आपने बहुत ज़्यादा 2 लाख का, 3 लाख का, 5 लाख का रिफंड क्लेम किया हुआ है। इन्हीं केसेस में ज़्यादातर नोटिसेस आते हैं। बायर की डिटेल्स देखकर हम इसे सेव कर देते हैं। शॉर्ट टर्म के बाद हम लॉन्ग टर्म पे चलते हैं। लॉन्ग टर्म आ गया। यहाँ पर भी आपको फर्स्ट नंबर पॉइंट में मिल जाएगा सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग। ऐड अनदर। यहाँ पर भी हमें सेम डेट ऑफ परचेज लेनी है, डेट ऑफ सेल लेनी है, और ये है लॉन्ग टर्म, इसलिए हमें जो यहाँ पर सेल परचेज की डेट लेनी है उसमें 24 महीने से ज़्यादा का वेरिएशन रहेगा। तो मान लेते हैं कि हमने
मार्च में प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी और हमने ये खरीदी थी 2022 की, ले लेते हैं, लॉन्ग टर्म गेन हो गया हमारा। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेते हैं कि हमने 1 करोड़ में प्रॉपर्टी को सेल कर दिया। यहाँ पर भी आपको लेना है वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एज पर स्टैम्प वैल्यू अथॉरिटी। यहाँ पर आपको अपनी सेल डीड में देख लेना है कि मार्केट वैल्यू कितनी है प्रॉपर्टी की। सेल डीड में अगर नहीं दिया है तो आप प्रॉपर्टी ऑफिस से, रजिस्ट्रार ऑफिस से भी पता कर सकते हैं कि प्रॉपर्टी की स्टैम्प वैल्यू कितनी है। अच्छा, अब एक बात यहाँ पर और ध्यान देने वाली है कि स्टैम्प वैल्यू सेम होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, ये ज़्यादा कैसे हो जाती है। तो कभी कभी ये होता है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसे की या कुछ भी पर्सनल रीजंस की वजह से हम अपनी प्रॉपर्टी को सस्ते दामों पर बेच देते हैं, जबकि प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है। उस केस में यहाँ पर स्टैम्प वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाती है और जो कंसिडरेशन हमें मिला है वो कम हो जाता है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो कि आपको जो वैल्यू मिली है सेल की वो ज़्यादा हो और स्टैम्प वैल्यू कम हो, इसका उल्टा भी हो सकता है। और अगर दोनों ही अमाउंट्स में 10% से ज़्यादा का वेरिएशन है तो आपको हमेशा स्टैम्प वैल्यू यहाँ पर ज़रूर लिखनी है। तो मान लेते हैं कि 1 करोड़ 20 लाख हमारी स्टैम्प वैल्यू है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1 करोड़ 20 लाख ही मानी जाएगी और इसको सेल कंसिडरेशन को कंसिडर नहीं किया जाएगा। लॉन्ग टर्म का टैक्स ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म वाले से अलग है। यहाँ पर इंडेक्सेशन की वैल्यू कैलकुलेट होती है और ये सिस्टम अपने आप कैलकुलेट करेगा। इंडेक्सेशन की वैल्यू कब लगेगी? अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज की थी, जो हमने इसमें दिखाया है कि हमने प्रॉपर्टी 2022 में परचेज की थी, तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज की थी 23 जुलाई 2024 से पहले, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंडेक्सेशन लगाकर भी यहाँ पर कैलकुलेशन होगी। यहाँ पर 2 तरह से टैक्स की कैलकुलेशंस होती हैं। जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन हम ले रहे हैं उस पर 12.5% का रेट लगता है और जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विद इंडेक्सेशन हमने लिया है उस पर 20% का टैक्स रेट है। जो भी दोनों में से फेवरेबल आएगा वही आपका कैपिटल गेन मान लिया जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नीचे देखते हैं हम, यहाँ पर 2 वैल्यूज आ गई हैं। एक है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 लाख का और दूसरा कैलकुलेट हुआ है विद इंडेक्सेशन लगाकर, जिसमें इन्फ्लेशन रेट लगकर यहाँ पर वैल्यू आई है 59 लाख का। यहाँ पर दोनों के ही बैलेंस भी कैलकुलेट हुए हैं। जो हमारी नॉर्मल वैल्यू है उसका हमारा कैपिटल गेन आ रहा है 70 लाख का और जो इंडेक्सेशन लगकर जो हमारी कॉस्ट है उसका जो कैपिटल गेन आ रहा है वो 69,000 का आ रहा है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर टैक्सेस की कैलकुलेशन भी होगी। तो अब फर्स्ट वाले पर सिर्फ 8,75,000 का टैक्स बना है, जिसमें कि सीधे सीधे कॉस्ट ऑफ परचेज ली गई है, 12.5% का रेट लगाया गया है। लेकिन जो दूसरा वाला है जिसमें इन्फ्लेशन का रेट भी लिया गया है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट लगाया गया है और उसमें 20% का टैक्स रेट है, उस वाले में हमारा कैपिटल गेन का जो टैक्स बन रहा है वो 12,13,000 बन रहा है। इसके बाद हमें यहाँ पर नीचे बायर की डिटेल्स भी देनी है। जिसने भी आपसे प्रॉपर्टी को परचेज किया है उसकी बायर की यहाँ पे डिटेल्स जाएंगी सारी। नेम ऑफ द बायर, पैन ऑफ द बायर, आधार नंबर, अमाउंट, एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी। सेव करने के बाद इस तरह से ये पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ गई है। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा वाला टैक्स कंसिडर किया गया है, वो भी आपको प्रूफ दिखा देते हैं। 8 लाख वाला या फिर 12 लाख वाला। कंफर्म कर दिया। शेड्यूल कैपिटल गेन को हमने कंफर्म कर दिया। अब हम आते हैं शेड्यूल SI स्पेशल रेट कैलकुलेशन पर। यहाँ पर 12.5% लगाया गया है 70 लाख के ऊपर और जो 8 लाख का हमारा टैक्स बन रहा था उस वाले शेड्यूल में वही यहाँ पर कंसिडर किया गया है। और इसमें सबसे एंड में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको अपने टोटल टैक्सेस भी दिख जाते हैं। कंफर्म कर दिया। तो इस तरह से आपको प्रॉपर्टी के लिए कैलकुलेशंस करनी है और इस तरह से आपको अमाउंट्स दिखाने हैं। प्रॉपर्टी की जो भी स्टैम्प वैल्यू है उसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है।
जो भी आपके टैक्सेस की वैल्यू आएगी वो आपको एज अ सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करनी है और उसके बाद अपनी आईटीआर को अपलोड करना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित हुआ होगा। आईटीआर फाइलिंग के लिए अगर आप हमारी पेड सर्विसेज चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहेगा, मस्त रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।